हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव एकेडमी। मैं कुलदीप सिंह आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मध्यकालीन इतिहास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुगल वंश। अब यहां पर मुगल वंश के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए ही होंगे और वो सारे आपके मैं डिस्कस करवाऊंगा। साथ ही साथ उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उनका मैं विश्लेषण करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? आपके ऑप्शंस हैं बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खान, और बाबर और इब्राहिम लोदी। तो जब हमने लोदी वंश पढ़ा था उस समय हमने चर्चा की थी कि किस तरह लोदी वंश का पतन होता है और उसके बाद किस तरह मुगल वंश की स्थापना भारत में होती है। तो जो इब्राहिम लोदी है ये लोदी वंश का अंतिम शासक होता है और जब इसका शासनकाल भारत में हो रहा होता है और उस समय बाबर का अटैक भारत में होता है। जब बाबर का अटैक भारत में होता है तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक 1526 ईस्वी में युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध। कौन सा होता है? पानीपत का युद्ध। और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर बुरी तरह से पराजित कर देता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। और ये जो युद्ध है आपका ये 21 अप्रैल 1526 को होता है और उसी के बाद जो बाबर रहता है ये 27 अप्रैल को अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है भारत में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको कुछ युद्ध दिए हुए हैं और उसी के सामने आपको युद्ध की ईयर दी हुई है। अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी ईयर है जो अपने युद्ध से सही सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1530। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था अभी आपको बताया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। अब जो खानवा का युद्ध है ये भी 1527 में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये होता है आपका बाबर और राणा सागा के बीच, बाबर और राणा सागा के बीच। अब घाघरा का युद्ध होता है ये भी 1529 में होता है, ये भी बिल्कुल सही होता है और ये होता है आपका बाबर और अफगानों के बीच। बाबर और अफगानों के बीच होता है घाघरा का युद्ध 1529 में। लेकिन जो आपका चंदेरी का युद्ध है ये 1530 में नहीं होता है बल्कि ये 1528 में होता है। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है चंदेरी का युद्ध 1530 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। इनमें से कौन सी जगह पर बाबर ने पादशाह की पदवी धारण की थी? आपके ऑप्शन हैं फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा काबुल में। काबुल में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। होता क्या था कि 1501 के समय बाबर जो होता है वो समरकंद पर अधिकार कर लेता है, समरकंद पर। और जो समरकंद होता है ये बाबर के हाथों से धीरे धीरे निकलने लगता है और जब बाबर के हाथों से धीरे धीरे निकल जाता है तो 1504 में ये काबुल की तरफ रुख करता है। 1504 में जब काबुल की तरफ रुख कर लेता है और उसके बाद ये काबुल पर अधिकार भी कर लेता है और काबुल पर अधिकार करने के बाद ही ये बादशाह की उपाधि धारण करता है। अब होता क्या था कि जितने भी मुगल थे इनके जो पूर्वजों की उपाधि हुआ करती थी वो मिर्जा हुआ करती थी, मिर्जा। और मिर्जा को ही त्याग कर ये बादशाह की उपाधि धारण करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ और कश्मीर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मेवाड़। मेवाड़ राज्य का बाबरनामा में बाबर ने उल्लेख किया है
और साथ ही साथ इसने विजयनगर का भी उल्लेख किया है। और बाबर की जो बाबरनामा है ये इसकी आत्मकथा है। आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। ये बाबर स्वयं लिखता है और जिसको लिखता है ये तुर्की भाषा में। किसमें लिखता है? तुर्की भाषा में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक-ए-बाबरी जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? अब आपको बता दूं जो तुजुक-ए-बाबरी है ये बाबरनामा का ही दूसरा नाम है, बाबरनामा। तो बाबरनामा की अभी हमने चर्चा की थी। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तुर्की इज द राइट आंसर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? आपके ऑप्शन है 1532 में, 1531 में, 1533 में और 1536 में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1532 में। हुमायूं ने 1532 में चुनार के किले पर आक्रमण किया था। और चुनार को जो है इसने 4 महीने तक घेरा रहा था, 4 महीने। और उसके बाद जो शेर खान होता है, शेर खान ये हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है हमारा, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? इनमें से कौन सी जगह पर शेर शाह का मकबरा है? आपके ऑप्शन है सासाराम, दिल्ली, कालिंजर या सोनारगांव। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सासाराम। सासाराम वर्तमान बिहार, सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। हमारा वो यूपीपीएससी मेंस में पूछा हुआ है, यूपीपीएससी मेंस। तो आप क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हैं और आप इसको खुद सॉल्व करके देखिए आपसे सॉल्व होता है या नहीं, या फिर आपको समझ में आता है ठीक से कि नहीं। देखो बात करते हैं। तो शेर शाह को दफनाया गया था। आपके ऑप्शन है कालिंजर में, सासाराम में, जौनपुर में या पटना में। अब शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, अभी हमने चर्चा की थी। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसको सासाराम में दफनाया गया था। ठीक है। अब बात करें अगर शेर शाह की, तो शेर शाह का जो शासनकाल रहता है भारत में वो 1540 से 45 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद इसका जो किला होता है, तो ये कालिंजर अभियान में इसके दुर्ग से यानी कि इसके किला से एक गोला टकराता है, एक बारूद का गोला टकराता है। और जब बारूद का गोला टकराता है तो इसी के फटने से, इसी के ब्लास्ट होने से जो शेरशाह रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इसको सासाराम में दफनाया जाता है, वहीं पर इसका मकबरा है। तो शेरशाह की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है सुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह या फिर मोहम्मद शाह आदिल। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेरशाह का उत्तराधिकारी था। और इस जो इस्लाम शाह था इसको जलाला खां के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता दूं, सही आंसर होगा इसका राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। और जो ये हल्दी घाटी दर्रे के निकट होता है, इसलिए इसको हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कैसे। तो जब अकबर होता है तो अकबर अपने सेनापति मानसिंह,
अकबर मान सिंह के नेतृत्व में 5,000 की सेना राणा प्रताप के विरुद्ध भेजता है। राणा प्रताप के विरुद्ध इसने 5,000 की सेना को भेजा और दोनों की सेनाएं हल्दी घाटी दर्रे के पास पहुंचती हैं। जब हल्दी घाटी दर्रे के पास पहुंचती हैं, वहां पर युद्ध होता है जिसे हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर राणा प्रताप की पराजय होती है और राणा प्रताप पराजित होकर अरावली की पहाड़ियों में शरण ले लेता है। आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे बाबर ने स्वयं मारा था? इनमें से वो कौन सा है जो अकबर स्वयं मारता है इनमें से? तो आपके ऑप्शन है अदम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को या पीर मोहम्मद खां को। आपका सही आंसर होगा अदम खां को। अदम खां जो होता है ये माहम अनगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, माहम अनगा का पुत्र होता है। किसका पुत्र होता है? माहम अनगा का। अब बात करते हैं कि इसको मारता क्यों है अकबर। तो अकबर का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था अतगा खां को अदम खां मार देता है और इसी से क्रुद्ध होकर अकबर अदम खां की हत्या कर देता है। ये था इसका कारण। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की थी? इनमें से मंडला, मांडू, असीरगढ़ या रामगढ़। ये जो है आपका मध्य प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और आप देख सकते हैं MPPSC प्रीलिम्स 2010 में पूछा भी गया है। तो बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा मंडला से संबंधित है रानी दुर्गावती, वहीं की ये थी। तो होता क्या है कि 1564 में अकबर एक शासक आसफ खां को भेजता है। आसफ खां को गढ़कटंगा गोंडवाना राज्य में, गढ़कटंगा यानी कि गोंडवाना राज्य में, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। अब जो गोंडवाना क्षेत्र में, ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग होते थे। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है आपको दिखा दें, तो वो आसफ खां को गोंडवाना का क्षेत्र जीतने के लिए भेजता है। जब गोंडवाना का क्षेत्र जीतने के लिए भेजता है तो उस समय जो मध्य प्रदेश के यहाँ पर उत्तरी राज्य हुआ करते थे, उत्तरी क्षेत्र हुआ करता, उत्तरी जिले पड़ते थे और उस समय यहाँ का जो शासक था वो था वीर नारायण। जब जो आसफ खां रहता है वो अटैक करने के लिए आता है गोंडवाना क्षेत्र पर, तो गोंडवाना क्षेत्र का जो शासक हुआ करता था वीर नारायण, और वीर नारायण की जो संरक्षिका थी या इनकी तो जो एक योग्यता पूर्वक शासिका थी वो थी रानी दुर्गावती इनकी माँ थी, दुर्गावती। तो ये इनका सफलतापूर्वक विरोध करती हैं, किसका? इनका जो आसफ खां रहता है ये इनका विरोध करती हैं, लेकिन इनको सफलता तो नहीं मिलती और ये पराजित हो जाती हैं आसफ खां से। है कि जो रानी दुर्गावती थी इनका संबंध मंडला से था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसे किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ कर समाप्त कर दिया था? आपके ऑप्शन हैं बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं या अकबर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बनता है अकबर। अकबर ने तीर्थकर यात्रा को समाप्त किया था। अकबर ने 1563 में तीर्थकर यात्रा को समाप्त करता है तथा 1562 में दास प्रथा को तथा 1564 में ये जजिया कर को समाप्त करता है। जजिया कर जो गैर ब्राह्मणों पर लगाया जाता कि जो बाबर था वो अपने शासन के व्यवस्था को कितनी अच्छी तरह से मेंटेन करता था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो आपके ऑप्शन है सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास परिहास
या फिर चित्रकला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भू राजस्व। जो होता क्या है कि 1580 में आईने दहसाला नामक नई कर प्रणाली लागू की जाती है। आईने दहसाला आईने दहसाला नई प्रणाली लागू की जाती है। ये कर प्रणाली होती है जिसके प्रणेता टोडरमल होते हैं। कौन होते हैं? टोडरमल। और इसी कारण इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है अकबर। अकबर अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का प्रचार किया। और इसके अंतर्गत बाबर का जो उद्देश्य था वो था कि सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करके एक सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। वीडियो और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अकबर को कंप्लीट करेंगे। अकबर और जहांगीर और शाहजहां। और उसके बाद आपका औरंगजेब रह जाएगा। और कुछ इसके मिसलिनियस के क्वेश्चन भी रह जाएंगे, वो आपको कवर कर दूंगा। यानी कि आपके अभी से लेके 2-3 वीडियो में, 3 समथिंग वीडियो में आपका मुगल वंश कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की प्रैक्टिस करते जाइए। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जो भी आपके डाउट रहते हैं उनको आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।